प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि एटम में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बट ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है क्योंकि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही होता है। नेक्स्ट, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। तो सही बात है, जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कलेक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये भी सही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो एटम होता था वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता था। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देख सकते हैं, एक तो हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट है, देन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड लास्ट ई स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन एन एम द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर एल और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एम, जिसको यहाँ पे एन एम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है ये बताना है। इन्होंने कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। तो देखो, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, होता क्या है हमारे पास, अगर एल की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एम भी ज़ीरो आता है। ऐसी अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो एम की वैल्यू -1, 0, +1 होती है, क्योंकि एल कहाँ, एम कहाँ से कहाँ लाई करता है, -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे L अगर 0 है तो M भी 0 है, L अगर 1 है तो M की 3 वैल्यूज़ हो गई, -1, 0, +1। L अगर 2 है तो M की जो वैल्यूज़ हो जाती है यहाँ पे -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये M की वैल्यूज़ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करो, ये पुट करके देख लो। जैसे L की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो M की कितनी वैल्यूज़ आई, A की वैल्यू आई। L की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो M की कितनी वैल्यूज़ आई, टोटल 3 आई। L की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो M की टोटल कितनी वैल्यूज़ आई, 5 वैल्यूज़ आई। अब यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्या है हमारा, L = 2m + 1 है। तो यहाँ पे अगर तुम L की वैल्यू 0 रखते हो, पुट L = 0, तो यहाँ पे देखो M की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, लेकिन M की एक वैल्यू तो है, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में अगर L को 0 रखोगे, M = 2l² + 1। नेक्स्ट रिलेशन ये है, L को 0 पुट करो, M 1 आया, चलो ये तो करेक्ट हो गया। अब L को 1 पुट करो, L को 1 पुट करोगे तो M हमारे पास आ गया 3, ये भी ठीक है। L को 2 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो L को जैसे ही 2 पुट किया, 4 2 जा 8 + 1 9, M की वैल्यू आई 9, लेकिन L2 पे M की वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल है, 5, मतलब ये वाला रिलेशन भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो ये दो तो रॉन्ग हो गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है M = L + 2। तो इसमें तो फर्स्ट ही पुट करोगे L = 0, तो M की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये भी रिलेशन हमारा करेक्ट नहीं है। लास्ट पे आते हैं। लास्ट है L = M - 1/2।
तो यहाँ पे पुट करते हैं। पहले पुट किया L इज़ इक्वल टू 0, तो M की वैल्यू देखो, L 0 पुट करोगे तो आ जाएगी 1। L 1 पुट करो, L 1 पुट किया तो M की वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई 3। L 2 पुट करो, तो L 2 पुट किया 4 + 1 5, M की वैल्यू आ गई 5। ऐसी L 3 पुट करो, 6 + 1 7, M की वैल्यू आ गई 7। तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L + 1, M इज़ इक्वल टू 2L + 1। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर। सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला हुआ है हीलियम प्लस आयन के लिए 105.8 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन। तो रेडियस हमें निकालना है थर्ड बोर ऑर्बिट का फॉर Li2 प्लस आयन क्या होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² z के, या वो प्रोपोर्शनल होता है n² z के, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे ले लो, ये वाला रिलेशन यूज़ कर लो, 2 हीलियम है और 1 लिथियम है तुम्हारे पास, तो दोनों के रेडियस के लिए r ऑफ हीलियम बाय रेडियस ऑफ लिथियम इज़ इक्वल टू n ऑफ लिथियम बाय z ऑफ लिथियम इनटू यहाँ पे ये रिलेशन हो जाएगा n ऑफ हीलियम, n² ऑफ हीलियम, z ऑफ हीलियम इनटू यहाँ पे हो जाएगा n ऑफ लिथियम एंड z ऑफ लिथियम, ये रिलेशन आ गया। अब बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। रेडियस दे रखा है हीलियम का 105.8 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लिथियम इज़ इक्वल टू, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोला था तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर, हीलियम के लिए z की वैल्यू हो गई 2 इनटू, फिर लिथियम के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट बोला है तो n की वैल्यू पुट कर दो 3, तो 3 स्क्वायर एंड z की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो रिलेशन बच गया वो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ लिथियम इज़ इक्वल टू 105.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 158.7 पिकोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी हमें स्टेटमेंट्स चेक करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल हैव शेप्स सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। जितने भी जो भी हमारे पास 4D ऑर्बिटल्स हैं, पाँचों के पाँचों, उनकी शेप जो है वो 3D के सिमिलर होंगी। तो सही बात है, जो 3D वाले 5 हैं वही 4D वाले 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो शेप तो सिमिलर ही होगी, बस साइज़ में डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे जो dxy है, dyz है, dzx है, dx² - y² है, dz² है, रहेंगे तो 4D में भी वही और 3D में भी वही, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, साइज़ में आ रहा है। वो थर्ड शेल के हैं, ये फोर्थ शेल के हैं, तो साइज़ में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ऑप्शन में, तो ये इनकरेक्ट पूछा है, तो हम कह सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में पांचों डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, सेम लेवल पे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। तो अगर हम dxy, dyz, dzx की बात करें तो उनकी शेप तो सिमिलर होती हैं, लेकिन dx² - y² और dz² की नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम इनकी शेप ड्रॉ करना चाहें तो ये dxy,
और डी वाई जेड डी जेड एक्स की सेम ही होगी, बस हम क्या करते जाएंगे, एक्सेस को यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इनकी शेप जो है वो सिमिलर है। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो डी जेड स्क्वायर होता है वो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की जो शेप है वो सिमिलर नहीं है, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। सेम यही बात तो हमने फर्स्ट में बोली थी। फर्स्ट में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था कि जितने भी 4D ऑर्बिटल है उनकी शेप सिमिलर होगी 3D से। तो हमने भी कहा था हाँ शेप सिमिलर होगी, डिफरेंट साइज में आ रहा होगा। तो वही बात फोर्थ में बोली हुई है कि ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज कंपेयर टू 4D ऑर्बिटल्स। मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है ये बताना है। तो आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब चेक कर लो, यहाँ पे अगर हम O2 माइनस में देखें तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सोडियम 11 होता है, 11 - 1 10 हो गए। मैग्नीशियम 12 12 - 2 10 हो गया। मैग्नीज होता है 25 25 - 2 हो गया 23। एंड आयरन होता है 26 एंड 26 - 3 हो गया 23। फिर से आयरन 26 - 2 हो जाएगा हमारे पास 24 एंड मैग्नीज 25 - 2 हो जाएगा 23। तो और सब में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो उनमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर डाटा देखोगे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता ही होता है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, ये रिलेशन है। तो यहाँ से वेवलेंथ निकाल लो, c स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 1368 किलो हर्ट्ज़। किलो हर्ट्ज़ मीन्स 10⁻³ हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ इज़ पर सेकेंड। तो यहाँ से पर सेकेंड कैंसिल, तो इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके चेक करना है, यहाँ पे आंसर आएगा 219.3 मीटर। अब ना इसमें एक चीज़ ये थी कि आंसर काफ़ी क्लोज दे रखा था। ऑप्शन ए में दिया है 219.2 मीटर और ऑप्शन डी दे रखा है 219.3 मीटर। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन इज क्रोमियम 2+। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, μ इज इक्वल टू √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। n हमारे पास यहाँ होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Cr2+ में अगर देखें तो क्रोमियम होता है हमारे पास 3d5 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4। 3d4 का मतलब है 1 2 3 4 एंड 5,
सो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 4, पुट कर देते हैं। तो न्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4, 4 + 2, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ये अंडर रूट 24। इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 24 को, तो हमारा आंसर आएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्पीशीज़ हमें दे रखी है, तो ये देखना है। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ के अंदर, न्यूट्रल स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये हमें पता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है 71, एटॉमिक नंबर 71 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 71 हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 71 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 71 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, जो भी एटॉमिक मास होता है उसमें से एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 175 - 71, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 104। तो हमारे पास प्रोटॉन हो गए 71, न्यूट्रॉन्स हो गए 104 एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 71। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस मिलती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, वो जो डिफरेंट लाइंस पढ़ते हो, तो वो कौन सी रीजन में, विजिबल रीजन में कौन सी लाई करती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लाइमन सीरीज़ होती है वो तो हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन। फिर जो बाल्मर सीरीज़ होती है वो हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है। बाकी जितनी भी बच गई वो IR रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड, और ये भी हमारा इंफ्रारेड। तो ध्यान रखना है, लाइमन हमारी लाई करेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल रीजन में, रेस्ट जो भी हैं वो इंफ्रारेड IR रीजन में लाई करेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में विजिबल के लिए पूछा गया था, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बाल्मर सीरीज़ वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में हमें बोला गया है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, हमें यहाँ पे इनका एनर्जी, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है। तो ये देखते हैं, देखिए, तो यहाँ पे n+l रूल यूज़ कर लेंगे। अब इसमें क्या था, यहाँ पे पहले ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं, 4d 5p 5f एंड 6p। n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 5 एंड 6। l की वैल्यू है यहाँ पे फॉर d 2, p के लिए होता है 1, f के लिए 3, p के लिए अगेन 1। तो n+l अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। तो जितना ज़्यादा n+l का वैल्यू आता है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा यहाँ पे आया हमारे पास 5f के लिए, तो 5f की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 6p, नेक्स्ट है हमारे पास 4d और 5p। 4d और 5p के लिए n+l का वैल्यू क्या है, सेम है। तब हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 5p में n की वैल्यू है 5 और इसमें है 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है 5p एंड देन हमारे पास आ जाएगा 4d। तो ओवरऑल एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 5f, देन 6p, देन 5p एंड देन 4d। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस।